बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, या जिसको आप कैटालाइसिस भी कह सकते हैं, यानी कि एंजाइम्स की एक्टिविटी, कैसे कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं एंजाइम। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं और कैसे एंजाइम का सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन इन्वॉल्व होता है कैटालिटिक एक्टिविटी में। पूरे का पूरा एंजाइम जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता कैटालिटिक एक्टिविटी में, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है मैकेनिज़्म को समझने के लिए। तो उसमें हम लोगों ने एक टर्म इस्तेमाल की थी, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट को डिफ़ाइन किया था पिछले लेक्चर में कि एक्टिव साइट क्या चीज़ होती है। स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम विच इज़ इन्वॉल्व इन कैटालिटिक एक्टिविटी, उसको आप एक्टिव साइट कहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया है कि एक्टिव साइट क्या चीज़ है। एक्टिव साइट एंजाइम का वो छोटा सा पोर्शन है जिस पे कोई चार्ज होता है और वो चार्ज हेल्प करता है सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग में। ठीक है, कि इस डेफिनेशन में क्या कहता है, एंजाइम्स एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू चार्ज बाइंडिंग साइट। एक्टिव साइट पर एक चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल वो नेगेटिव चार्ज है, और सबस्ट्रेट पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है एक्टिव साइट का, ये हेल्प करेगा उस पॉजिटिव चार्ज सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करने में, उसको अपने साथ बाइंड करने में। तो एक्टिव साइट क्या है, चार्ज्ड, ठीक है ना, चार्ज साइट है एंजाइम की। कंपोजिशन एक्टिव साइट की, इस पे जो चार्ज होता है या एक्टिव साइट की जो भी स्पेसिफिक शेप होती है वो फ्यू अमाइनो एसिड से बनती है, और ये अमाइनो एसिड्स तकरीबन 3 से 12 तक हो सकते हैं। वैसे जो एंजाइम है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स पाई जाती हैं उसमें तो हज़ारों के हिसाब अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, बल्क ऑफ अमाइनो एसिड्स, ढेर सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एंजाइम की बॉडी को बना रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ थोड़े से अमाइनो एसिड, ठीक है, जो एक्टिव साइट को बना रहे होते हैं, उन पे जो चार्ज होता है वही एक्टिव साइट का चार्ज होता है। उन अमाइनो एसिड पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक्टिव साइट का चार्ज भी नेगेटिव होगा, अगर उस पर पॉजिटिव है तो एक्टिव साइट का चार्ज भी पॉजिटिव होगा। एक्टिव साइट में 2 रीजन्स होते हैं, एक को हम बाइंडिंग साइट कहते हैं और दूसरे को कैटालिटिक साइट कहते हैं। बाइंडिंग साइट का क्या फंक्शन होता है कि सबसे पहले तो ये सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है। बाइंडिंग साइट का क्या काम है कि सबस्ट्रेट की शेप को रिकॉग्नाइज करना, कि क्या सबस्ट्रेट की जो शेप है वो एंजाइम की बाइंडिंग साइट जो है, जो एक्टिव साइट है, उसकी शेप के साथ सूटेबल है या नहीं है। इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद अगर तो वो उसके साथ सूटेबल है, अटैचेबल है, तो एंजाइम उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है। किसको, सबस्ट्रेट को। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको हम ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ES कॉम्प्लेक्स से मुराद है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो कैटालिटिक एक्टिविटी जो है एंजाइम की वो स्टार्ट हो जाती है। अब कैटालिटिक साइट का क्या रोल होता है कि वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देती है प्रोडक्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी समरी से दिखाई है इक्वेशन में
कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे जब रिएक्शन हो जाएगा तो एंड पे जो एक प्रोडक्ट रिलीज़ होंगे, ठीक है, एक भी प्रोडक्ट रिलीज़ हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकते हैं, और साथ में जो एंजाइम है वो रीजनरेट हो जाएगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एंजाइम की प्रॉपर्टी एक बताई थी कि एंजाइम खुद यूज़ नहीं होता रिएक्शन में, ये टेम्पलेट के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि खुद ये उसके अंदर यूज़ अप नहीं हो जाता रिएक्शन के अंदर, सिर्फ उसको स्पीड अप करता है, उसको कैटेलाइज करता है और एंड पे प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देता है और खुद रीजनरेट हो जाता है। यहाँ पे नीचे डायग्राम भी मैंने दिखाई है कि एंजाइम और उसके साथ उसकी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट आके बाइंड किया तो ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। जब रिएक्शन हो चुका, ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर ली एंजाइम ने, तो उसके बाद प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो जाएंगे और एंजाइम रीजनरेट हो जाएगा। ये जो मैकेनिज़्म है एंजाइम्स की एक्शन का, इसके लिए दो मॉडल प्रपोज किए गए थे। एक को हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल और दूसरे का नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। पहले जो प्रपोज किया गया था वो था लॉक एंड की मॉडल। एमिल फिशर ने इसको प्रपोज किया था 1890 में। क्यों प्रपोज किया था? टू विजुअलाइज इंटरेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट विद एंजाइम, कि वो लोगों को बताए, ठीक है, लोगों को ये कॉन्सेप्ट दे कि कैसे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है। इसके मॉडल के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो है कि जैसे एक स्पेसिफिक लॉक को खोलती है, ऐसे ही एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। उस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के अलावा कोई और सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे ताला होता है ना, उसके साथ एक स्पेसिफिक चाबी लगती है। क्यों? क्योंकि उसका ताले की जो ओपनिंग होती है, जो सुराख होता है, वो उसकी शेप ऐसी होती है कि उसकी शेप की एक स्पेसिफिक की होती है और उस स्पेसिफिक शेप की जो की होती है सिर्फ वो ही उस ताले में फिट आती है, इसके अलावा और कीज़ नहीं उस ताले में फिट आती, ठीक है ना। तो इसी तरह जो एंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइट है उसकी एक स्पेसिफिक शेप है, और वो जो शेप है, जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर है, वो रिजिड है, ठीक है ना। रिजिड मतलब सख्त है। फॉर एग्जाम्पल एक गिलास है, एक रबड़ है। अब जो गिलास है ना, जो शीशा है, वो रिजिड स्ट्रक्चर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते उसकी शेप को। अगर आप उसको ज़्यादा फोर्स के साथ करेंगी भी ना, चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन एक रबड़ है, वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, उसको आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर लेगा। तो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर है, ये अपनी शेप चेंज नहीं करती, ठीक है। तो इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता, ना ही रिएक्शन से पहले ना ही रिएक्शन के दौरान जब सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड कर जाता है, और ना ही रिएक्शन के बाद कोई चेंजेस इसमें नहीं आती। ये किसका कहना है? ये एमिल फिशर का कहना है, लॉक एंड की मॉडल जो उसने दिया है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये मॉडल जो है इसका रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। इस पे कुछ एतराज़ात आए थे, ऑब्जेक्शंस इस पे लगे। क्यों? क्योंकि जो बाद में रिसर्च की गई ना,
एंजाइम के एक्शन पे। उसमें देखा गया कि एक एंजाइम के साथ एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और उन एविडेंसेस की बिना पे इस मॉडल को थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये रॉन्ग है। इसके बाद जो मॉडल पेश किया गया, ये एक मैंने डायग्राम दिखाई है कि देखें इसमें एंजाइम जो है इसकी एक्टिव साइट की एक स्पेसिफिक शेप है, ठीक है, और ये रिजिड स्ट्रक्चर है लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग। 3 किस्म के सबस्ट्रेट्स मैंने दिखाए हैं। इसमें जो सबस्ट्रेट एक रेड कलर का है, एक ये येलो है, ग्रीन है। अब यहाँ पे आप देखें लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सिर्फ रेड कलर का सबस्ट्रेट है वही यहाँ पर बाइंड करेगा, ठीक है, और इधर से इस एंजाइम की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्टिव साइट की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, और ये फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अच्छा, एंजाइम इसके बाद जो सेकंड मॉडल है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। इसको प्रपोज किया था कोशलैंड ने 1959 में। ये जो मैंने हाईलाइट करके लिखा है इसका नाम और डेट वगैरह, वो इसलिए लिखा है कि ये ऑब्जेक्टिव लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेपर में मस्ट कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का आया हुआ होता है इसके हवाले से कि ये मॉडल किसने प्रपोज किया या कब प्रपोज किया, ठीक है ना। अच्छा, जो इंड्यूस फिट मॉडल है इसको मॉडिफाइड मॉडल ऑफ लॉक एंड की जो मॉडल है ना, जो अभी हमने पहले मॉडल पढ़ा है लॉक एंड की मॉडल, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म कहा जाता है कि यानी लॉक एंड की मॉडल में थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं, है वही मॉडल, ठीक है। अब इसमें कोशलैंड क्या स्टेटमेंट देते हैं कि व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइंस विद एन एंजाइम इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, कि जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके बाइंड करते हैं ना तो वो उस एंजाइम को मजबूर कर देता है कि उसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चेंजेस आएँ कि सबस्ट्रेट उसके साथ अच्छे से बाइंड हो जाए, अच्छे से उसकी एक्टिव साइट में फिट हो जाए। क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट में अच्छे से फिट हो। अगर वो उसमें अच्छे से फिट नहीं होगा ना तो कैटालिटिक एक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकेगी। जितने अच्छे से वो उसके अंदर फिट होगा सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में, इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी। तो यही छोटा सा पॉइंट था जो कोशलैंड ने बताया था और ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ठीक है, कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट जब उसके साथ बाइंड करता है ना तो वो अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेता है ताकि सबस्ट्रेट उसके साथ अच्छे से बाइंड हो सके। और ऐसा काफ़ी सारी एग्जांपल्स में फिर देखा गया, जैसे इनहिबिटर्स बाइंड कर सकते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इनहिबिटर्स और सबस्ट्रेट कैसे बाइंड करते हैं। अब इनहिबिटर की शेप और है, सबस्ट्रेट की शेप और है, तो वो एक ही एंजाइम के साथ किस तरीके से बाइंड करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मज़ीद इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेशक पूछ लें। तो मैकेनिज़्म में जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी उसमें एंजाइम की एक्टिव साइट, ठीक है, उसकी कंपोजिशन और कैसा स्ट्रक्चर होता है, शेप वगैरह को डिस्कस किया। और उसके बाद जो एंजाइम का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है उसके लिए जो 2 मॉडल दिए गए थे उनको डिस्कस किया। पेपर में इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल को कंपेयर करें, ठीक है, इनमें डिफरेंस बताएं। तो अगर तो आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया तो उम्मीद है कि आप इसमें डिफरेंस लिख सकेंगे, ठीक है।
और अब आप लोगों की एक छोटा सा काम भी है कि लेक्चर अटेंड करने के बाद आप लोगों ने लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल के दरमियान डिफरेंस लिख के मुझे दिखाना है। और ओके, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें।